अगर मैं आपसे कहूं कि भारत और यूएस के बीच ट्रेड डील होने के बाद अब फाइनल हो चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो केवल यही चर्चाएं थे कि भारत रूस से तेल पूरी तरीके से बंद कर देगा और उसके बाद भारत जो है वो अमेरिका से तेल खरीदेगा, वेनेजुएला से खरीदेगा। आइए देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी तक ना तो आपके ट्रंप ने और ना तो आपके मोदी ने किसी ने भी खुलकर नहीं बोला था कि भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा कि बंद कर देगा। लेकिन अब रूस की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी दोनों तरफ से संकेत और संदेश दोनों आ चुके हैं कि आखिरकार भारत रूस से तेल खरीदेगा कि बंद कर देगा। आज आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार वाकई में इस जियोपॉलिटिक्स के अंदर होने क्या वाला है। देखने की अगर आप कोशिश करेंगे तो अभी जो आपका ट्रंप है उसने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ 2025 के अंदर 7 तारीख को लगाया था, 7 अगस्त को। तो सबसे पहले 25% का टैरिफ लगाया 7 अगस्त को, फिर 27 अगस्त को उसने 25% का टैरिफ और भारत के ऊपर बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से टोटल 50% का टैरिफ था। ये 50% का टैरिफ भारत के ऊपर से कट करके अब 18% का बचा है। लेकिन इसमें भी खुश होने की बात नहीं है भाई साहब, क्योंकि जब ये टैरिफ नहीं लगे थे तब भारत के ऊपर केवल 2 से 3% का टैरिफ लगता था। यानी कि अभी भी भारत का जो सामान है वो 18% महंगा होकर बिकेगा अमेरिका में। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि ये जो टैरिफ लगाया गया है और जो हटाया गया है, इसमें आपके ट्रंप का तो फायदा है, लेकिन उसी के साथ साथ घाटा भी है। क्योंकि अमेरिका के अंदर अगर भारत के सामान 18% से महंगे होकर बिकेंगे तो इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों के जो जेब है उससे पैसे ज्यादा खर्च होंगे, और पैसे अगर ज्यादा खर्च होंगे तो ट्रंप की भी हालत खराब होगी, क्योंकि ट्रंप के खिलाफ लोग प्रदर्शन करेंगे कि आखिरकार इतनी तेज महंगाई और इन्फ्लेशन तुमने बढ़ाया क्यों। और दूसरी चीज, भारत के इसके अंदर भले भी 18% टैरिफ लग रहा है, लेकिन तब भी फायदा होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और बाकी अन्य देशों के मुकाबले। क्योंकि एशिया के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ ही ऐसे देश हैं जिसके अंदर भारत से कम टैरिफ लगता है, जैसे कि जापान या कोई अन्य देश और हो गए। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी भी बांग्लादेश के ऊपर 20% का टैरिफ और पाकिस्तान के ऊपर 19% का टैरिफ है। लेकिन अगर देखा जाए भारत भारत से अमेरिका में क्या एक्सपोर्ट करता है, तो लेदर की चीजें, टेक्सटाइल की चीजें, कपड़ा लत्ता की चीजें और बाकी अन्य चीजें भारत एक्सपोर्ट किया करता है अमेरिका के अंदर। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर भारत के कपड़ों पर बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम टैरिफ लगेगा, यानी कि भारत के कपड़े अमेरिका के अंदर जाकर ज्यादा बिकेंगे, जिसकी वजह से भारत को प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी ये भी चर्चाएं उठ रही हैं कि क्या पता अब ट्रंप बांग्लादेश के साथ डील कर ले या पाकिस्तान के साथ डील कर ले, उन पर से भी टैरिफ हटा दे। अगर तब हटा देता है तो भारत को घाटा हो जाएगा, लेकिन अभी फायदा है। लेकिन देखा जाए तो ये चर्चाएं उठ रही थी कि ट्रंप ने यह भी भारत के सामने शर्त रखी है कि तुम रूस से तेल खरीदना बंद कर देना, तुम एक काम करना, तुम्हें हम तेल देंगे और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को उठाया गया है ना, उसी के ही देश का तेल देंगे, वेनेजुएला का। आज आपको पता भी चलेगा कि भारत क्या रूस से ही तेल खरीदता है कि अन्य देशों से भी खरीदता है, और कितना खरीदता है, और टैरिफ लगाने के बाद भारत ने तेल को बढ़ाया था कि कम किया था, और क्या वेनेजुएला से भारत तेल खरीदता था कि नहीं खरीदता था, और खरीदने पे फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यह आपके रणधीर जायसवाल साहब है, जो कि स्पोक्स पर्सन है और आते हैं, बोलते हैं और बताते हैं कि आखिरकार भारत ने अभी क्या डिसीजन लिया है। तो अगर ये बंदा कुछ बोल रहा है तो ट्रस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये बंदा जब बोलता है तो सरकार की अंदर वाली चीजें बोलते हैं, और सरकार कहती है कि आप जाकर बोल कर आइए क्योंकि ये डिसीजन लिया गया है। तो अगर ये बोल रहे हैं तो जान जी सरकार ने वो काम किया है। तो अगर ये क्या बोले हैं इसको पता पा जाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि आखिरकार रूस से हम तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। देखिए, असल में अगर आप देखोगे ट्रंप जो भारत के साथ किया है ट्रेड डील, उसके बाद भारत का जवाब क्या आया है वही हम जानने वाले हैं। भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है 1.4 अरब लोगों की जरूरतों पर आधारित है, यानी कि भारत के अंदर लगभग 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, और उनको क्या चाहिए, उनको कितनी ऊर्जा चाहिए, कितना तेल चाहिए, कितना डीजल, पेट्रोल, मट्टी तेल, गैस चाहिए, वो उन पर आधारित है। और उन्हीं के हिसाब से भारत काम करेगा, ना कि अमेरिका के हिसाब से, ना कि अन्य देशों के हिसाब से। आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत सरकार या रणधीर जायसवाल साहब जब भी कुछ ऐसा बात करते हैं तो शुरुआत वो यहीं से करते हैं कि सबसे पहले भारत के लोग आते हैं, फिर उसके बाद भारत के लिए कोई और आता है। तो इस वजह से सबसे पहले ये रणधीर जायसवाल साहब 1.4 अरब लोगों की बात करते हैं। फिर उसके बाद कहा गया कि सरकार ने कई मौके पर कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों
कि जो एनर्जी सिक्योरिटी और सुनिश्चित करने के लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, यानी कि जो सरकार है वो सबसे पहले ये देखेगी कि भारत के जो 1.4 अरब लोग हैं उनकी जो सिक्योरिटी है एनर्जी की, पहले उसको फुलफिल किया जाएगा, उसके बाद अन्य चीजें देखी जाएंगी। मार्केट की अगर देखें, मार्केट की स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल के हिसाब से अपने एनर्जी सोर्स पर डाइवर्सिफिकेशन उसी के साथ साथ करना भारत की सुनिश्चितता करने भारत की रणनीति और मुख्य हिस्सा है। यानी कि भारत जो है वो केवल और केवल ऐसा नहीं है कि भारत रशिया के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, या भारत वेनेजुएला के ऊपर डिपेंड रहेगा, या भारत ईरान के ऊपर डिपेंड रहेगा, या भारत इराक के ऊपर डिपेंड रहेगा, या भारत सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड रहेगा। आप खुद बताइए कि अगर आप होते भारत और आपके हाथ में ये जिम्मेदारी होती कि आप रूस से ही तेल खरीद सकते हो, लेकिन मान लेते हैं कभी रूस का मूड बदल जाता तो। हाँ, ये बात सही है कि भारत और रूस के रिश्ते लगभग 50 से 60 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक खराब नहीं हुए और खराब होंगे भी नहीं। लेकिन तब भी अपनी सिक्योरिटी और एक रिश्ते की वजह से क्या आप 1.4 अरब लोगों के ऊपर रिस्क ले सकते हो? तो वही कहा जा रहा है, नहीं लिया जा सकता। इस वजह से भारत डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है, लेकिन रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। समझ आया मतलब? अब डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि अभी तक हमारे पास एक रास्ते थे कि हम इसी रास्ते से केवल और केवल आ जा सकते हैं, लेकिन आप खुद बताइए कि अगर कभी उसी रास्ते के बीच काम चालू हो जाए, या गड्ढा खन उठे, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि पेड़ गिर जाए और आप उस रास्ते से आ जा नहीं पाओगे, अब तो आप पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन आप बताइए अगर आपके पास 5 रास्ते हों तो आपके लिए तो भाई साहब चांदी चांदी है। वैसे ही भारत भी कह रहा है कि हम डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, ना कि रोकेंगे। हमारे लिए कुछ और नहीं, सबसे पहले 1.4 अरब लोग जरूरी हैं, और इसी वजह से कहा गया है भारत के जो सभी फैसले हैं इसी बात को ध्यान में रख कर लिए गए हैं और लिए जाएंगे। यानी कि भारत के सबसे पहले 1.4 बिलियन पीपल्स इंपॉर्टेंट है, और भारत डाइवर्सिफिकेशन करेगा, यानी कि रूस से थोड़ा तेल कम कर सकता है लेकिन रोकेगा नहीं। हाँ, मान लेते हैं कि पहले 10 लीटर लेता था तो अब 8-9 लीटर लेगा, लेकिन लेगा जरूर, थोड़ा भले कम कर देगा। और इसमें रूस को भी कोई बहुत ज्यादा घाटा, थोड़ा बहुत घाटा तो होगा लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर रूस भारत की जगह पर होता तो रूस भी यही करता, और उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जब किसी को डाइवर्सिफिकेशन करने को मिलता है तो आदमी डाइवर्सिफिकेशन करता है, और इसी वजह से और इसी तरीके से लोग स्टॉक मार्केट में करते हैं, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं, कभी कोई बढ़ेगा कभी कोई बढ़ेगा। अब पता लगा आप पूरा झुआ भर पैसा अपना एक शेयर में लगा कर रख दियो, और अगर वो शेयर गिर गया या वो कंपनी गिर गई तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। इसी वजह से लोग 4, 10, 20, 50 कंपनियों में लगा कर रखते हैं, अगर ये जाएगा तो ये बढ़ेगा, ये नीचे गिरेगा तो ये ऊपर जाएगा। वैसे ही भारत के सामने बहुत सारे अब रास्ते खुल चुके हैं, तो भारत कह रहा है हम डाइवर्सिफाई करेंगे, बंद नहीं करेंगे। अब देखने की कोशिश करोगे तो वेनेजुएला ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार और निवेश दोनों तरफ से भारत के लंबे समय तक पार्टनर रहा है। यानी कि भारत बहुत लंबे समय से वेनेजुएला के साथ कई कारोबार और तेल खरीदता था। कितना खरीदता था अभी मैं एग्जैक्ट बताता हूं, लेकिन हम यानी कि भारत 2019-20 तक वेनेजुएला से ऊर्जा और कच्चा तेल आयात कर रहे थे, जिसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा। रोकना इसलिए पड़ा क्योंकि वेनेजुएला के ऊपर ट्रंप सैंक्शंस, अमेरिका प्रतिबंध लगाता चला जा रहा था, और इस वजह से भारत ने उससे तेल को मतलब रोका। फिर हमने 2023-24 में वेनेजुएला से तेल खरीदना वापस से शुरू किया था, लेकिन प्रतिबंध फिर से लगने के कारण हमें ये रोकना पड़ा था। भारत वेनेजुएला सहित किसी भी कच्चे तेल की सप्लाई के कमर्शियल फायदों को देखने के लिए तैयार है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत जो था भाई साहब ना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था कि भारत के अंदर अगर 100 लीटर तेल आता था, यानी कि क्रूड ऑयल आता था, तो उसमें से 100 लीटर में से 10 लीटर से ज्यादा भारत पहले सन 2012-13 के अंदर वेनेजुएला से खरीदा करता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल तब से वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस अमेरिका लगाता चला गया, जिसकी वजह से भारत ने धीरे धीरे करके वेनेजुएला से तेल खरीदना कम कर दिया। अब मान लेते हैं कि भारत और वेनेजुएला, केवल वेनेजुएला ही ऐसा देश होता जहां से भारत तेल खरीदता था, और एक बार ऐसा होता कि वेनेजुएला से तेल खरीदना कैसे भी करके बंद हो जाता, तो भारत कहां से तेल खरीदता? और वही अब भारत करने जा रहा है
कि मान लेते हैं कि अमेरिका कैसे भी करके भारत को रोक देता है रूस से तेल खरीदने के, लेकिन तब भी भारत के सामने बहुत सारे देश रहेंगे जहां से वो तेल खरीद सकता है। इस वजह से भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा, लेकिन पूरी तरीके से रोकेगा नहीं। आप देखने की कोशिश करोगे तो सन 2018-19 में भी भारत 2-3% अपना तेल का पूरा आयात जो था वो वेनेजुएला से ही किया करता था। अब क्या है ना कि आप यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में देखोगे, ट्रंप या अमेरिका वो पाकिस्तान के साथ था, इतना तो सबको पता है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात कैसे आ गई देखने की कोशिश करोगे तो ये ट्रंप के ऊपर भरोसा करना बहुत रिस्की वाला खेल है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा करना नहीं चाहते। बार बार आप देखोगे ट्रंप भारत को कहता रहता है तुम तेल मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, मतलब ईरान से तो खरीदना वो तो पूरी तरीके से बंद करा दिया है। देखने की कोशिश करोगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। भारत के ऊपर जब इसने सैंक्शन मारने की कोशिश की थी, भारत के ऊपर नहीं, जब रूस के ऊपर सैंक्शन मारा और भारत के ऊपर टैरिफ मारने की कोशिश की थी, तो उसके बाद भारत भाई साहब देखोगे तेल और खरीदना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने के बाद भारत ने हल्का सा तेल केवल कम किया था, रोका नहीं था। अभी भी निरंतर वो तेल भारत खरीद ही रहा है, रोका नहीं है, तेल उतना ही आता है लगभग। और जब टैरिफ मारा था तब तो और बढ़ा दिया था गुस्सा कर। लेकिन बहरहाल यही पूरा का पूरा है। आप देख सकते हो क्रूड कितना रशिया से इंपोर्ट किया करता था भारत, ये पूरा का पूरा आपको मैंने विस्तार से बता दिया। लेकिन क्या भारत रूस से ही तेल इंपोर्ट करता है? नहीं, भारत सबसे ज्यादा अभी इराक से लगभग 20 से 23% करता है, सऊदी अरब से भी करता है 16 से 18%, तीसरे नंबर पर रूस आता है 18 से 20%। पहले क्या था कि जो रूस था उससे जो भारत था वो काफ़ी ज़्यादा खरीदा करता था। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जहाँ से भारत को मतलब वो देश जो सप्लाई करते हैं, और लगभग ये डाटा 2025 तक का है, 2026 चल रहा है, तो क्या पता अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जो यूएई था वो भी भारत को तेल देता है, यूएस भी भारत को तेल देता है, और नाइजीरिया और वेस्ट जो अफ्रीका है वो भी भारत को तेल दिया करते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर ईरान भी रहा करता था, ईरान से जानते हो कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया है अमेरिका का, इस वजह से भारत ईरान से भी तेल नहीं खरीद रहा है, और लेकिन अभी यहाँ से खरीद रहा है। अब ये कह रहा है कि भैया तुम जो हो भारत वो अमेरिका से तेल खरीदना और चालू करो, और उसी के साथ साथ तुम वेनेजुएला से तेल खरीदना चालू करो। क्या भारत ऐसा करेगा? हाँ, भारत करेगा। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा तेल बढ़ता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये जो रूस देख रहे हो ना, रूस से तब भी भारत तेल खरीदना कंटिन्यू करे रहेगा। बस थोड़ा बहुत 2-3% का अंतर आ सकता है, और वही आपका अमेरिका सोच लेगा अरे भाई हम तो विजयी हो गए। अरे भाई साहब, भारत अपना डाइवर्सिफाई किया है, कम नहीं, कम केवल किया है, रोका नहीं है। तो यही है सही उत्तर कि भारत कम भले थोड़ा कर देगा, लेकिन पूरी तरीके से रोकेगा नहीं। उसका भी मना तो लेना है ना। पता लगा इतनी बड़ी ट्रेड डील किया, उसको कुछ मिला ही नहीं, तो उसको खराब भी लगेगा। और इसी वजह से भारत यहाँ पर हल्का सा तेल कम करेगा, लेकिन पूरी तरीके से रोकेगा नहीं। क्या लगता है, भारत को रोकना चाहिए कि नहीं? आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।